हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जीवन क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th के चैप्टर नंबर 3 को पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 है किंगशिप, कास्ट एंड क्लास। तो ये कुछ टॉपिक्स है जिनको आज की हम इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं और इसी के साथ साथ हम पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो क्या क्या टॉपिक्स को हम पढ़ेंगे? बियॉन्ड बर्थ एंड स्टेटस, लैंग्वेज एंड कंटेंट और महाभारत एज अ डायनेमिक टेक्स्ट। ठीक है, तो ये तीन टॉपिक है, इसको आज की वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। बियॉन्ड द फोर वर्णास। तो इसके पिछले के वीडियो में हमने जाना, हमने क्या क्या पढ़ा। हमने फोर वर्णास को पढ़ लिया, उनके उनके ऑक्यूपेशंस को पढ़ लिया कि वो क्या क्या काम करते थे। ब्राह्मण्स क्या काम करते थे, क्षत्रियास क्या काम करते थे, वैश्यस क्या काम करते थे, और लास्ट में जो शूद्रस है वो क्या काम करते थे। उनका काम ये था ऊपर के जो तीन हायर ऑर्डर्स है वर्णास के, उनको सर्व करना। ठीक है, अब उसके बाद का ये पार्ट है बियॉन्ड द फोर वर्णास। ठीक है, बियॉन्ड, एक मिनट पेन निकाल लेता हूँ। बियॉन्ड द फोर वर्णास। अब जो चार वर्णास थे, अब उनके अब जरूर मतलब किस तरीके से बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी थी, और जरूरी नहीं है कि जो सारे लोग हैं वो इन फोर वर्णास को फॉलो करे ही करे। उनकी आपस में भी कुछ ना कुछ डाइवर्सिटी होती थी। मतलब वो जरूरी नहीं है कि वो जो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस ब्राह्मण ने दे रखे हैं उनको फॉलो करे। और जब वो उसको फॉलो नहीं करते थे तो ब्राह्मण क्या करते थे, उनके लिए एक अलग टर्म दे देते थे। ठीक है, ये देखिए, समटाइम्स दोज हु स्पोक नॉन संस्कृत। मतलब जो भी कोई नॉन संस्कृतिक लैंग्वेज को बोलता था, मतलब संस्कृत एक तरीके से संस्कृत नहीं बोलता था, तो उसके जो क्या करते, उसको अलग अलग नामों से लेबल करते, उसको अलग अलग नाम से बुलाते थे। उनको क्या क्या नाम रख दिया था? उनका नाम रख दिया था मलेच्छास, नाम रख दिया था। मलेच्छास हो गया। एंड लुक डाउन अपॉन, मतलब लुक डाउन अपॉन, मतलब उनका नाम मलेच्छास रख दिया और उनसे नीची निगाहों से उनको देखा जाने लगा। तो ये चीज है इसमें। और क्या है, अब इसके बाद है बियॉन्ड द फोर वर्णास। अब सेम वही चीज है, चार वर्णास है, ब्राह्मण्स, क्षत्रियास, वैश्यास और शूद्र, ये चार वर्णास है। अब इनके आपस में भी टाइम के टाइम क्या कहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगे। ठीक है, अब ये देखिए, ब्राह्मण्स दे आल्सो डेवलप। अब ये क्या कहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों होने लगे? क्योंकि जैसे जैसे टाइम बीता, धीरे धीरे जो ब्राह्मण्स है उन्होंने जो एक तरीके से जो सिस्टम बना रखा है इसको और ज्यादा रिजिड कर दिया। और इसमें मेजर क्लास किसने, मतलब मेजर रोल जो है वो कौन सी चीज ने निभाया? वो है अनटचेबिलिटी। क्या करा इन्होंने? दे ऑल्सो डेवलप्ड अ शार्पर सोशल डिवाइड by classifying certain social categories as untouchable। तो ब्राह्मण्स ने क्या करा, कुछ कैटेगरी के जो लोग हैं उनको अनटचेबल्स घोषित कर दिया। अनटचेबल्स के का मतलब है कि उनके छूने से ही या उनके स्पर्श मात्र से ही हम अपवित्र हो जाएंगे। मतलब यहाँ पे एक कह सकते हैं, यहाँ पे जो पॉल्यूशन का होता है या पॉल्यूटिंग फिगर जो होता है उसको एक तरीके से इंट्रोड्यूस किया गया। ये देखिए, दिस रेस्टेड ऑन अ नोशन दैट सर्टेन एक्टिविटीज स्पेशली। अब ये किस बेसिस पे उनको अनटचेबल घोषित करा गया? उनको काम के बेसिस पे, मतलब वो क्या काम करते थे, वो किस तरीके से काम करते थे, या उनको जो एक्टिविटीज है उनकी एक्टिविटीज के बेस पे उनको अनटचेबल घोषित कर दिया, मतलब उनको अनटचेबल बताया गया। ये देखिए, दोज हु कनेक्टेड विद द परफॉर्मेंस ऑफ रिचुअल्स वर सैक्रेड। मतलब एक तरीके से जो क्या कहते हैं, जो पूजा पाठ में पूजा पाठ हो गया, रिलीजियस एक्टिविटीज हो गया, इनसे जो रिलेट करते थे उनको एक तरीके से सैक्रेड माना जाने लगा, प्योर माना जाने लगा, उनको पवित्र माना गया। और जो भी जो डेड बॉडी से या कोई भी दूसरी जो डाउन, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं जो भी एक कैसे बताऊं मैं आपको, जो लो ग्रेड जो एक्टिविटीज उनको जो परफॉर्म करते थे उनको एक तरह से इम्प्योर माने जाने लगा, इम्प्योर बोला जाने लगा। तो ये देखिए, those who consider themselves pure avoiding take food from those they designate as untouchable। अब जो क्या कहते हैं, जो अपर क्लास के लोग होते थे वो क्या करते थे, जो लोअर क्लास के लोग हैं इनके हाथ से खाना नहीं लेते थे। मतलब एक तरीके से कोई भी चीज, मतलब उनका जो छुआ चीज है, मतलब जो छुआ हुआ चीज है उसको लेने से मना कर देते, अवॉइड करते, उसको लेते ही नहीं थे। फ्रॉम दोज डेसिग्नेटेड, किन से नहीं लेते थे? अनटचेबल। उन्होंने उन डाउन ट्रॉडन लोगों को क्या बोल दिया? अनटचेबल्स बोल दिया। इन शार्प कॉन्ट्रास्ट टू द प्योरिटी एस्पेक्ट, सम एक्टिविटीज वर रिगार्डेड, कुछ एक्टिविटीज को पॉल्यूटिंग, स्पेशली ये टर्म दिया है पॉल्यूटिंग करके उनको रिगार्ड कर दिया गया। दीज इंक्लूड, अब ये पॉल्यूटिंग कौन कौन सी एक्टिविटीज थी जो पॉल्यूटेड के कैटेगरी में आती थी? वो कैटेगरीज थी जैसे कि मान लो कोई कॉप्स जिसकी जो डेड बॉडीज है उनसे जो डील करता था तो उसको पॉल्यूटिंग मान लिया जाता था। या फिर जो डेड एनिमल्स से मतलब काम करते थे, एक्टिविटी होती थी, उसको मान लिया जाता था। और उनको स्पेशल नाम दिया जाता था, उनको स्पेशल डेजिग्नेटेड किया जाता था,
वो क्या है, चंडाल्स उनको कहते थे, वर प्लेस्ड एट द वेरी बॉटम ऑफ द हायरार्की, मतलब उनको हायरार्की में सबसे नीचे किसको रखा जाने लगा, चंडाल्स को रखा जाने लगा। चंडाल्स का क्या काम होता था कि वो डेड बॉडी से डील करे, डेड एनिमल बॉडी से डील करे, और मतलब उनसे बहुत ही बुरी तरीके से बर्ताव किया जाने लगा। ठीक है, अब ये देखिए, अब ये जो किया जाने लगा, ऐसा तो है नहीं कि इन्होंने कोई भी आया और अपने आप से मतलब बेकार तरीके से उनसे बिहेव करने लगा, तो स्पेशली इसका रूल्स लिखा गया था। ठीक है, द मनुस्मृति लेड डाउन द ड्यूटीज ऑफ द चंडाल्स, मतलब मनुस्मृति में ही चंडाल्स की ड्यूटी को मेंशन कर दिया गया। अब जो किसी चीज के लिए अगर रूल्स निकाल ही दिया गया तो ऑब्वियसली बात है कि उनको वो काम करना पड़ेगा, और फिर जो लोग हैं उनको लोग भी इसी वजह से जो चंडाल्स है उस टाइम पे उनको नीचे निगाहों से देखने लगे। ठीक है, चंडाल्स दे हैड टू, अब उनको क्या क्या काम करना पड़ जाता था, काम करना पड़ता था इस क्या कैसे आप इस डिस्क्रिमिनेशन से। ठीक है, तो दे हैड टू लिव आउटसाइड, उनको क्या कहते हैं, उनको अपने विलेज जो है, विलेज का अगर विलेज ये एरिया है, मेन विलेज ये है, तो उनको विलेज से दूर वाले एरिया में एक छोटी सी जगह पे उनको रहना पड़ता था। उनके जो बर्तन है, जो यूटेंसिल्स है, उनको अलग रख दिया जाता था, और शाम के बाद उनको घर से नहीं निकलने दिया जाता। मतलब कोई अगर शाम हो गई तो तुमको घर से बाहर नहीं निकलना, तुमको अपने घर में ही रहना है। तुमको जो भी क्या कहते हैं, जो भी ऑर्नामेंट्स होते, जो ये ज्वेलरी होती थी, वो कौन से टाइप के यूज करने होते थे, उनको आयरन से बने हुए जो लोहे वाले ऑर्नामेंट्स होते थे वो यूज करने। वियर क्लोथ्स ऑफ द डेड, और यहाँ तक कि जो कपड़े हैं वो भी जो मरे हुए लोग हैं उनके कपड़े को उनके कपड़े को वो लोग पहनते थे। आप सोच सकते हो आप किस तरीके से उनसे बदसलूकी, मतलब एक कितना ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था उन लोगों से। दे कुड नॉट वॉक अबाउट इन विलेजेस एंड सिटीज एट नाइट, रात में उनको घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। दे हैड टू द यूज ऑफ दैट बॉडीज ऑफ दे हैड टू डिस्पोज ऑफ द बॉडीज ऑफ दोज हु हैड नो रिलेटिव एंड सर्व एज एक्सक्यूशन, उनका मेन काम क्या था, एक्सिक्यूशनर्स का काम किया गया था, मतलब उनको डेड बॉडी से डील करना पड़ता था। अंतिम संस्कार आई थिंक यही होता है, यही उनको करना पड़ता था। किनका करना पड़ता था, जिनके कोई रिलेटिव नहीं होते थे या दूर के कोई रिश्तेदार नहीं होते थे, तो उनका ये काम होता था। ठीक है, ये सारी की सारी एक्टिविटीज किसकी है, चंडाल्स। कहाँ लिखी गई है, सारी की सारी मनुस्मृति में उनकी ड्यूटीज लिखी गई है। ठीक है, एक मिनट। अनटचेबल हैड टू साउंड अ क्लैपर, अब मच लेटर एक चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क आते हैं फाशियान करके, ये क्या लिखते हैं, जब इन्होंने ऑब्जर्व करा था, जब ये आए थे और जब इन्होंने ऑब्जर्व किया था, तो उन्होंने ये बताया कि उस टाइम पे जो चंडाल से उनको जब वो घर से बाहर निकलते थे, उनको अपने गले में क्या क्लैपर लेके घूमना पड़ता है, इन द स्ट्रीट्स अराउंड अ क्लैपर सो दैट पीपल कुड अवॉइड सीइंग देम, हैड टू साउंड अ क्लैपर। अच्छा, इसका मतलब ये है कि मतलब जब भी वो रास्ते में चले, एक क्लैपर होता है, मतलब एक कोई इंस्ट्रूमेंट होता होगा, तो उसको क्या, उसको क्लैप करते हुए रास्ते में चलेंगे, जिससे क्या होता है, सामने से अगर कोई भी अपर क्लास का लोग आ रहा हो, अपर कास्ट के लोग आ रहे होंगे, तो वो क्या करेंगे, वो उस रास्ते से साइड हो जाएंगे ताकि वो उसको देखने से बचे, और एक तरीके से वो अपवित्र ना हो जाए, जो पॉल्यूशन का जो हमने ऊपर पढ़ा था वो ना हो जाए। ठीक है, ये देख सकते हैं आप ये किस तरीके से था। अब यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अब ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो बॉक्स है। अब आ जाते हैं बियॉन्ड बर्थ रिसोर्स एंड स्टेटस। ठीक है, अब किस तरीके से मतलब यहाँ पे मेन फिगर है कि इस तरीके से रिसोर्सेज का बंटवारा होता था। ठीक है, एक्सेस ऑफ रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज, जो घर की जो प्रॉपर्टीज होती थी, जो जायदाद होती थी, वो किस तरीके से मतलब किस तरीके से दी जाएगी, किस तरीके से लोग उसका एक्सेस करेंगे। ठीक है, क्या वुमेन्स पे राइट था एक्सेस ऑफ रिसोर्सेज का, अगर मेन पे था तो कौन से मेन पे था, मतलब ये सारी जो तमाम क्वेश्चंस हैं इनके अंदर बताया गया है। पहला है जेंडर एक्सेस टू प्रॉपर्टी, एक मिनट क्या है, हाँ, जेंडर एक्सेस टू प्रॉपर्टी। अब इसमें सबसे पहले कैटेगराइज किया था मतलब जेंडर के बेस पे प्रॉपर्टी को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, तो एक मिनट, ये रहा यहाँ से, हाँ ये रहा, अकॉर्डिंग टू द मनुस्मृति, सेम वही चीज है, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन किसमें लिखे गए हैं, मनुस्मृति में लिखे गए। तो मनुस्मृति में रिसोर्सेज को लेकर भी रूल्स लिखे गए। तो क्या रिसोर्सेज है वो एक बार हम पढ़ लेते हैं। The paternal estate was to be divided equally among the sons after the death of the parents with a special share of the wealth। मतलब जो पूरे घर की जो प्रॉपर्टी है वो अगर कोई पेरेंट की मतलब मेल फिगर की या मतलब जो फादर है उनकी डेथ हो जाती है, तो जो भी प्रॉपर्टी होगी वो पूरे जितने भी सिबलिंग्स है, याद रखें यहाँ पे सिबलिंग्स का मतलब मेल सिबलिंग्स, जो भी भाई है, जो भी जितने भाई हैं उनमें इक्वली बांट दी जाएगी। ठीक है, एक फादर है, फादर की डेथ हो गई और उसके 3 बेटे हैं, तो तीनों बेटों की मतलब सॉरी फादर की डेथ होने के बाद ये जो भी रिसोर्सेज है इन तीनों बेटों में बराबर मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर भी एक और फैक्ट है कि अगर मान लो ये वाला बेटा सबसे बड़ा है तो इसको ज्यादा शेयर मिलेगा, स्पेशल शेयर मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये बड़ा है, मतलब यहाँ भी
जो बड़ा है उसको ज्यादा शेयर मिलेगा और बाकी जो छोटे छोटे इनमें इक्वली बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यही देखिए ये लिखा कहा गया स्पेशल शेयर फॉर द एल्डेस्ट, जो सब घर में सबसे बड़ा होगा, जो सबसे बड़ा बेटा होगा उसको स्पेशल शेयर दिया जाएगा। अब इसके बाद इस पूरी प्रॉपर्टी में वुमेन्स का कोई भी राइट नहीं है कि उस प्रॉपर्टी को वो क्लेम कर सके। ठीक है, अभी आप ये देख सकते हैं वुमेन्स कुड नॉट क्लेम अ शेयर ऑफ दिस रिसोर्सेज, वुमेन्स के पास कोई हक ही नहीं है कि वो उस रिसोर्स को क्लेम कर पाए। इसी तरीके से जो वाइफ होती थी उनपे भी कोई वो नहीं था। हाउएवर लेकिन, ठीक है लेकिन क्या है, वुमेन्स वर अलाउड टू रिटेन द गिफ्ट्स दे रिसीव ऑन द ओकेजन ऑफ देयर मैरिज एज स्त्रीधन। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया कि जब भी उनकी शादी होती थी तो शादी में जो उनको गिफ्ट मिला है, ठीक है, वो उसको रिटेन, वो अपने पास उसको रख सकती है। उसको क्या बोला गया है, उसको स्त्री धन बोला जाता था। ये सिर्फ उनका है और बाकी कोई भी चीज जो है वो उनकी नहीं है, वो कोई भी चीज को रख नहीं सकती, कोई भी चीज पे अपना जो राइट है वो क्लेम नहीं कर सकती। स्त्री धन का मतलब ही क्या होता है, लिटरली अ वुमेन्स वेल्थ। ठीक है, उसका मतलब ही है कि वो उस वुमेन की वेल्थ है, उस वुमेन की प्रॉपर्टी है। दिस कुड बी इनहेरिटेड। अब ये जो स्त्री धन है ये भी उसके बच्चे ले सकते हैं। अब जब ये बच्चे लेंगे तो इसमें हस्बैंड का कोई वो नहीं है कि हस्बैंड इसको क्लेम नहीं कर सकता। ये देखिए यहाँ पे स्त्रीधन इनहेरिटेड बाय द चिल्ड्रन विदाउट द हस्बैंड हैविंग एनी क्लेम ऑफ इट। मतलब अगर स्त्रीधन है तो वो चिल्ड्रंस ले सकते हैं लेकिन उस पर हस्बैंड का कोई राइट नहीं होगा। अगर हस्बैंड की प्रॉपर्टी है तो उस पर वुमेन का कोई राइट नहीं होगा। ठीक है, तो ये आप ये देख लेना। मनुस्मृति वॉन्ट अ वुमेन। अब मनुस्मृति क्या करती है, पता नहीं इसको क्या वुमेन से क्या दुश्मनी है, तो वो क्या करती है, वॉन्ट वुमेन अगेंस्ट होल्डिंग फैमिली प्रॉपर्टी और इवन दे आर वैल्यूबल विदाउट द हस्बैंड्स परमिशन। तो इसमें एक मिनट, वॉर्न वुमेन्स अगेंस्ट होल्डिंग फैमिली प्रॉपर्टी। अच्छा, मनुस्मृति वुमेन्स को ये बताती है कि आपको जो भी घर की जो कोई प्रॉपर्टी उसको होल्ड नहीं करनी है। होल्ड मतलब एक तरीके से कलेक्ट नहीं करना। ठीक है, होता ना जो होल्ड होता है कलेक्ट करके नहीं रखना, तो ये उसको मना, मतलब अपने लिए नहीं रखना। और इवन देयर ओन वैल्यूबल्स विदाउट देयर हस्बैंड्स परमिशन, मतलब अपने पति की परमिशन के बिना वो कोई भी चीज को अपने पास नहीं रख सकती। सब चीज सब किसकी प्रॉपर्टी है, सब हस्बैंड की प्रॉपर्टी है एज यू हैव। लेकिन यहाँ पे फिर से आपको वही एक्सेप्शनल एग्जांपल दे दिया प्रभावती गुप्ता का कि इस तरीके से वो एक एक्सेप्शन है कि उनपे किस तरीके से एक्सेस टू लैंड था और उन्होंने वही लैंड को ग्रांट कर दिया। हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था ये। ठीक है, तो ये देखो वकाटाका क्वीन व्हाइल अपर क्लास वुमेन हैड एक्सेस टू रिसोर्सेज लैंड कैटल मनी वर जनरली कंट्रोल्ड बाय मेन। सोशल डिफरेंस बिटवीन मेन एंड वुमेन वाज शेप्ड बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंस इन एक्सेस। मतलब उस टाइम पे जो डिफरेंस, सोशल डिफरेंस है मैन और वुमेन के बीच में, उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कौन करता है उनको डिवाइड करने में, वो है एक्सेस टू रिसोर्स। ठीक है, एक्सेस टू रिसोर्स। अब और नीचे चलते हैं। हाउ कुड मैन एक्वायर, आप ये बॉक्स पढ़ सकते हैं कि मैन और वुमेन अगर उनको वेल्थ एक्वायर करनी है, अगर उनको वेल्थ लेनी है, पानी है, तो किस तरीके से करेगी। मेन के लिए, ठीक है, मेल के लिए मनुस्मृति क्या डिक्लेयर करती है कि 7 तरीके हैं कि वो किस तरीके से वेल्थ को एक्वायर कर सकती है। तो उसमें से क्या है, इनहेरिटेंस हो गया, फाइंडिंग हो गया, ठीक है, उनको कोई चीज मिला है, खरीदा है, कॉन्क्वेस्ट करा है, इन्वेस्ट करा है, काम करा है, ठीक है, और क्या क्या चीजें एक्सेप्ट, मतलब गिफ्ट भी एक्सेप्ट करा है अच्छे लोगों से, गुड पीपल, ठीक है, नॉट बैड पीपल। और वुमेन्स के लिए है सिर्फ 6 तरीके हैं। और 6 तरीके क्या है, एक्वायरिंग व्हाट वाज गिवन इन द फ्रंट ऑफ मैरिज और द ब्राइडल पोजीशन एज अ टोकन। तो आप ये सारी चीजें आप ये पढ़ लेना। मेन है, मेंस के लिए 7 तरीके हैं कि किस तरीके से वो रिसोर्सेज को एक्वायर कर सकते हैं, वेल्थ को एक्वायर कर सकते हैं। और वुमेन्स के लिए क्या है, सिर्फ 6 ही तरीके हैं। ठीक है, तो आप वो देख लेना और डिटेल में। अब आते हैं नेक्स्ट अपने क्या है, वर्ना एंड एक्सेस टू प्रॉपर्टी। अब तो वो हमने जेंडर के बेस पे पढ़ लिया, अब वर्ना के बेसिस पढ़ेंगे। वर्ना कितने, 4 वर्णास है। अब 4 वर्णास में भी मतलब कौन कौन सी कैटेगरी के लोगों को कैसे कैसे जो रिसोर्सेज है वो मिलेंगे, तो वो इसमें लिखा हुआ है। तो आइए थोड़ा सा देखते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो इंपॉर्टेंट ही है, लेकिन इतना ज्यादा इसमें लिखा नहीं हुआ। अकॉर्डिंग टू द ब्राह्मण टेक्स्ट अनदर क्राइटेरिया अपार्ट फ्रॉम जेंडर वाज रेगुलेटिंग एक्सेस टू वेल्थ वाज वर्ना। मतलब जेंडर के अलावा भी वर्ण को देखकर, वर्णा को देखकर क्या होता था, एक्सेस ऑफ प्रॉपर्टी डिसाइड होता था। अब उसमें ज्यादा डिस्कशन की जरूरत है नहीं, आपको बस ही पता होगा कोई किंग है, क्षत्रिय है या ब्राह्मण है, तो उसमें ऑब्वियसली जो रिसोर्स है, जो वेल्थ होगी, वो कंपेरेटिवली जो शूद्र है, आप कह सकते हो, हाँ शूद्र से तो ज्यादा ही होगी, क्योंकि जो वैश्य है, वैश्य या वैश्य प्रोनाउंस में थोड़ा दिक्कत हो रहा है मेरे को, लेकिन जो ये तो है, मतलब जो ये वैश्य है, इनका तो काम ही ट्रेड होता, तो ऑब्वियसली इन पे थोड़ी बहुत तो वेल्थ होगी ही होगी। अदर ट्रेडिशन डेवलप। अब इसी के तरीके से क्या होता था, अलग अलग जो ट्रेडिशंस है, उन्होंने इस ब्राह्मणिकल जो ट्रेडिशन है इसके ऊपर क्रिटिक करना स्टार्ट कर दिया, इसकी बुराई करना स्टार्ट कर दिया।
critics of the Varnavada. Some of the best of these were developed within the early. अब इसका मेजर कॉम्पिटिटर कौन आता है? बुद्धिज्म आता है, ठीक है। अब याद रखना, अगर कोई भी ब्राह्मणिकल थ्योरी को चैलेंज करता है तो उसका जो उसमें जो सबसे ऊपर नाम आता है वो बुद्धिज्म का नाम आता है। बुद्धिज्म ये है जो एक तरीके से जो भी ब्राह्मणिकल टेक्स्ट है इनको बहुत चैलेंज करता है, कड़ा मुकाबला करता है, ठीक है। द बुद्धिस्ट रिकॉग्नाइज दैट देयर वर डिफरेंसेस इन सोसाइटी बट डिड नॉट रिगार्ड इट एज अ नेचुरल एंड इनफ्लेक्सिबल। अब आप ये 3 लाइन में ही देख सकते हैं कि किस तरीके से बुद्धिस्ट और जो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट कह लो या उनकी रूल्स रेगुलेशन कह लो, तो वो किस तरीके से कितना ज्यादा कॉन्ट्रास्ट करते हैं, ठीक है। बुद्धिस्ट क्या करते हैं, क्या कहते हैं कि देयर वर डिफरेंसेस इन सोसाइटी में, तो डिफरेंस है, लेकिन ये उस डिफरेंसेस को नेचुरल या इनफ्लेक्सिबल के नाम पे और ज्यादा रिजिड नहीं करते। वही हम देखते हैं, अगर जो ब्राह्मण है वो क्या करते हैं, सोसाइटी में डिफरेंस है उसको बताने के लिए वो डिवाइन एक तरीके से डिविनिटी का भी यूज करते हैं कि क्या क्या अलग अलग ऋग्वेद से ये ऋग्वेद से हिम्स निकाल लिए हमने, जिसकी हमने पुरुष सूक्ता पढ़ा था, तो उसका किस तरीके से मिस यूज करा। आप उसके एक तरीके से वो मिस यूज ही है, क्योंकि वो उसको एक पार्ट को लेते हैं और सोशल इनइक्वालिटी को जस्टिफाई करने के लिए उसको लोगों को बताते हैं। लेकिन बुद्धिज्म क्या करता है, वो इस सब चीजों को नेचुरल बताता है, इन मतलब सॉरी वो इन सब चीजों को डिड नॉट रिगार्ड एज सॉरी बुद्धिज्म इन सब चीजों को नहीं मानता, वो ठीक है, डिड नॉट रिगार्ड एज नेचुरल और इनफ्लेक्सिबल, मतलब फ्लेक्सिबल है, सब चीज नॉर्मल होनी चाहिए। दे ऑल्सो रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ क्लेम्स टू स्टेटस ऑन द बर्थ। वो ये भी आइडिया को रिजेक्ट कर देते हैं कि जो स्टेटस है, जो समाज में जो स्टेटस है, जो आपका दर्जा है, वो आपके बर्थ पे डिसाइड होगा। वो इसको भी क्या करते हैं, डिस्क्लेम कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं कि हम नहीं मान रहे ऐसा कुछ है, ठीक है। अब और नीचे आते हैं, एक मिनट। एंड अल्टरनेटिव सोशल सिनेरियो शेयरिंग, ये खैर ज्यादा उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, ठीक है। इसमें बस यही दिया है कि जो जिन पे वेल्थ होती थी, भर भर के वेल्थ है, बहुत ज्यादा उन पर पैसा है, ठीक है, तो वो क्या करते थे, वो जो पैसे को शेयर करेगा उसको अच्छा माना जाता था, और जो अपने पास ही रखेगा, जो ग्रीडी होता है, जो लालची होगा, उसको बुरा माना जाता था, ठीक है। तो आप वो पढ़ लेना, ये देखो 3 अंडरलाइन करा मैंने, पॉसिबिलिटीज एज वेल, सिचुएशंस वेयर मेन हु वर जेनरस वर सिंपली रिस्पेक्टेड। जो जेनरस होता था, जो काइंड होता था, उसकी रिस्पेक्ट की जाती थी। वाइल उसी जगह अगर those who were miserly or simply accumulated wealth for themselves were despised, और उनसे नफरत की जाती थी, जो भी अपनी वेल्थ है, रिसोर्सेज है, उसको अपने पास बटोर के रखते थे, उनकी बुराई की जाती थी। दीज वैल्यूज वर चेरिश, ये जो वैल्यूज है, जो ये सीख है, इसको ज्यादातर कहाँ चेरिश की गई, वॉज इन एशियन तमिलकम। तमिलकम हमने पढ़ा था चैप्टर, कौन से चैप्टर, आई थिंक चैप्टर, हाँ चैप्टर 2 में हमने पढ़ा था कि कौन सा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये वाला जो एरिया है, ये वाला, ठीक है। अब ये हो गया, और क्या है यहाँ पे, और अब आ जाते हैं एक्सप्लेनिंग सोशल डिफरेंस। हाँ ठीक है, तो एक्सप्लेनिंग सोशल डिफरेंस में क्या है, अब इसमें सेम वही है जो बुद्धिज्म, जो बुद्धिस्ट है और जो ब्राह्मणिकल जो टेक्स्ट है, या जो भी ब्राह्मणिकल थ्योरी या टेक्स्ट आप कह सकते हो, समझ आना, ब्राह्मणिकल और ब्राह्मण वर्सेस बुद्धिस्ट, ठीक है। तो उसमें क्या क्या जो चीजें हैं जो कॉन्ट्रास्ट कर रही हैं, तो क्या क्या बताते हैं। अब देखिए, बुद्धिस्ट ऑल्सो डेवलप द अल्टरनेट स्टैंडिंग ऑफ द सोशल इनइक्वालिटी। हमने ब्राह्मणिकल जो टेक्स्ट हैं उन सब में क्या पढ़ा था, हाँ, उन सोशल इनइक्वालिटीज को जस्टिफाई करने के लिए वो अलग अलग चीजों का यूज करते हैं। पहले मतलब हमने तरी स्ट्रेटेजीज भी तो पढ़ी थी हमने, वो क्या थे, क्या क्या स्ट्रेटेजीज थी, कि वो राजा को बोलते थे कि आप इन चीजों को अपनी जो प्रजा है उनमें इम्प्लीमेंट करें। डिविनिटी का यूज करते थे, डिविनिटी वही जो डिवाइन मतलब कि नेचुरल है, बाय गॉड गिवन, ठीक है, तो वो है। अब उसके कॉन्ट्रास्ट में आ जाते हैं बुद्धिस्ट आ जाते हैं, वो क्या कहते हैं, एंड ऑफ द इंस्टीट्यूशन रिक्वायर्ड टू रेगुलेट सोशल कॉन्फ्लिक्ट इन अ myth found in text known as Sutta Pitaka, ठीक है, सुत्त पिटका जो हमने पढ़ा था, पुरुष सुक्ता। दे सजेस्टेड दैट ओरिजिनली, अब यहाँ से जो यहाँ तक पूरा नीचे तक है, ये सारा का सारा कहते हैं, ये बुद्धिस्ट कहते हैं, ठीक है। अब ये क्या कहते हैं कि स्टार्टिंग में थोड़ा सा मैं ऐसे शॉर्ट में बता देता हूँ, स्टार्टिंग में ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि जो ह्यूमंस हैं, ये बहुत पहले एक बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं आप यूटोपिया मतलब होता है एक ऐसा समाज जो बहुत ही ज्यादा आइडियलिस्टिक हो, ठीक है, तो उस टाइप की चीजों में रहते थे, मतलब बहुत ज्यादा पीस था उस टाइम पे। ये जो ह्यूमंस अपने पीस और हार्मनी में रहते थे, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता, जैसे जैसे टाइम बीता, आगे चला टाइम, तो जो ह्यूमंस क्या होने लगे, धीरे धीरे ग्रीडी होने लगे, ये धीरे धीरे लालची होने लगे, इनमें लालच आने लगी, वेल्थ को लेके, पैसे को लेकर धीरे धीरे लालच आने लगी। अब जब लालच आने लगी तो इनमें क्या होने लगी, लड़ाइयाँ होने लगी, कॉन्फ्लिक्ट होने लगे, वॉर होने लगे,
तो अब इन्होंने क्या डिसाइड करा, इन्होंने डिसाइड करा हम अपने में से क्या करेंगे, किसी एक को एक फिगर बना लेंगे, इंपॉर्टेंट फिगर बना लेंगे। यहाँ पे फिगर आप क्या कह सकते हो, हाँ, ये फिगर है एक राजा का फिगर। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, एक सोचते हैं कि हम एक राजा का फिगर बना लेंगे। उस राजा को, वो उस राजा का काम क्या होगा कि हमारे बीच में जो भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं वो उसको सॉल्व करेगा, जो भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं उसको सॉल्व करेगा, यूनिटी बना के रखेगा, कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करेगा। ये सारी चीजें जो है ये एक राजा करेगा। और बदले में हम क्या करेंगे, बदले में हम उसको अपने हिस्से का खाना देंगे। अब यहाँ पे खाने का मतलब है यहाँ पे टैक्स देंगे उसको, हम उसको क्या करेंगे, एक तरीके से टैक्स करेंगे। अब जैसे जैसे और डेवलप होने लगा, धीरे धीरे सोशल हायरार्की बढ़ने लगी, और ज्यादा रिजिड होने लगा, तो ये सारी चीजें होने लगी, और इस तरीके से जो सोशल हायरार्की है वो इस तरीके से बनी है। तो ये सारी जो चीजें, ये सारा थॉट किसका है, बुद्धिस्ट का थॉट है। ठीक है, अभी आप ये पढ़ेंगे, अब आप अगर ये पढ़ोगे तो यही चीज इसमें सारा लिखा हुआ है। However, there was a gradual deterioration. मैंने क्या बताया, धीरे धीरे जैसे टाइम बीता, जो ह्यूमंस है वो धीरे धीरे एक तरीके से डिग्रेड होने लगे। अब वो क्या करने लगे, धीरे धीरे ग्रीडी होने लगे, विंडिसिटिव होने लगे, डिसाइडफुल होने लगे, एक दूसरे को धोखा देने लगे। तो दिस लेट देम वंडर, फिर वो वंडर करते हैं, मतलब एक तरीके से सोचते हैं क्या करें, व्हाट इफ वर टू सेलेक्ट अ सर्टेन बीइंग हु शुड बी वेल्थफुल व्हेन इंडिग्नेशन इज राइट। मतलब एक तरीके से हम राजा बना देंगे किसी को, और हमारी सारी दुख तकलीफें दूर करेगा। ये देखिए, chosen by whole people, he will be known as महास्माता, महास्माता। ठीक है, द ग्रेट इलेक्ट। उस राजा को यहाँ पे क्या बोला गया, महास्माता, जिसका मतलब होता है द ग्रेट इलेक्ट। ठीक है, अब और नीचे चलते थोड़ा सा। दिस सजेस्ट दैट द इंस्टीट्यूशन वर्किंग फॉर बेस्ड ऑन ह्यूमन चॉइस। ठीक है, तो आप ये रीड कर लेना, एक ये लास्ट की 2-3 लाइन। अब इसमें पूरा का पूरा कंक्लूजन क्या निकलता है, कंक्लूजन ये निकलता है, देयर आर अदर इम्प्लीकेशंस एज वेल। फॉर इंस्टेंस, इफ ह्यूमन बीइंग्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएशन ऑफ द सिस्टम, दे कुड आल्सो चेंज। मतलब ये पूरा का पूरा बुद्धिस्ट क्या कहते हैं कि जो भी ये सोशल हायरार्की है, जो भी ये सोशल इनइक्वालिटी है, ये किसकी देन है, ये किसी की देन नहीं है, ये है ह्यूमंस की देन, ये हमारी देन है, कि हमारी वजह से ये जितने भी सोशल में, समाज में जितनी भी इनइक्वालिटी है, ये ह्यूमंस की देन है। ये इसके लिए ह्यूमंस रिस्पॉन्सिबल है। ये पूरा सिस्टम ह्यूमंस ने ही बनाया, ना कि किसी गॉड ने बनाया है, जैसा ब्राह्मण्स कहते हैं। दे कुड, अगर इन्होंने बनाया है, अगर ये रिस्पॉन्सिबल है, तो मतलब ये इसको चेंज भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इन्होंने रिजिड कर दिया, रिजिड नहीं होना चाहिए, ये फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे के सारे ये ब्राह्मण्स का मानना है, किस तरीके से कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूरा इतना ही था। अब इसके आगे देख रहे हैं हम, हैंडलिंग टेक्स्ट हिस्टोरियंस एंड द महाभारत। ठीक है, हाँ, अब इसके अंदर क्या, हम इसके अंदर कुछ नहीं पढ़ेंगे, एक तरीके से फिर से हम महाभारत पे जाएंगे। महाभारत को किस तरीके से लिखा गया था, मतलब लिखा नहीं गया, एक तरीके से क्या क्या चीजें थी उसमें। हिस्टोरियंस जो भी अगर किसी भी चीज को स्टडी करते हैं, तो क्या क्या चीजें वो उसके अंदर पहले देखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आप वो थोड़ा सा रीड कर लेना, बाकी जो इंपॉर्टेंट है वो तो मैं बता ही दे रहा हूँ। हिस्टोरियंस एग्जामिन वेदर, कोई भी टेक्स्ट को अगर हिस्टोरियंस एग्जामिन करते हैं तो क्या क्या चीजें देखते हैं, उसके अंदर वो लैंग्वेज को देखते हैं, उसके कंटेंट को देखते हैं, टेक्स्ट को देखते हैं, ऑथर को देखते हैं, डेट को देखते हैं, टाइम को देखते हैं, प्लेस को देखते हैं। ठीक है, आप सोच सकते हो कितनी सारी चीजें वो जो हिस्टोरियंस होते हैं वो चेक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पढ़ते हैं, एग्जामिन वेदर द टेक्स्ट वर रिटन। ठीक है, टेक्स्ट की जो लैंग्वेज है उसको देखते हैं, क्या वो प्राकृत में लिखी गई थी, पाली में लिखी गई थी, तमिल में लिखी गई थी, उसके लैंग्वेजेस को देखते हैं। प्रोबेबली यूज्ड बाय, क्या अगर लैंग्वेज में जो जो भी लैंग्वेज है, क्या वो ऑर्डिनरी लोग यूज करते थे, क्या वो इलाइट लोग यूज करते थे, ठीक है, वो कौन लोग जो है वो उस लैंग्वेज को पर्टिकुलरली यूज करते थे। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं, ऑर्डिनरी पीपल और इन संस्कृत अ लैंग्वेज मेंट टू बी ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर प्राइस्ड एंड इलाइट। जो संस्कृत लैंग्वेज थी वो ज्यादातर प्राइस्ड और इलाइट जो लोग हैं वो यूज करते थे, उस कैटेगरी के लोग यूज करते थे। यहाँ तक कि जो और ये जो 3 लैंग्वेज है, प्राकृत, पाली हो गया, ये ऑर्डिनरी, ये जो आम लोग होते थे वो लोग ये यूज करते थे ये वाली लैंग्वेज को। ठीक है, इसी तरीके से कंसिडर द काइंड ऑफ टेक्स्ट हो गया, दे ट्राई टू फाइंड आउट द ऑर्थर्स को पता लगाने की कोशिश करते थे। ठीक है, अलग अलग पर्सपेक्टिव से, और क्या है, ऑडियंस, इतना ज्यादा ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप रीड कर लेना है इंपॉर्टेंट, लेकिन उतना ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। आप छोटे छोटे पॉइंटर्स बना लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, लैंग्वेज एंड द कंटेंट। अब एक तरीके से लैंग्वेज एंड द कंटेंट ऑफ महाभारत आप ऐसे अपनी बुक में लिख लेना, वो ज्यादा सेंस बनाएगा जितना कि एस बनाया लैंग्वेज एंड कंटेंट। अब ये महाभारत में देखेंगे। ठीक है, लैंग्वेज ऑफ द टेक्स्ट, लेट अस लुक एट द लैंग्वेज ऑफ द टेक्स्ट। महाभारत की जो लैंग्वेज है उसको देखेंगे, तो जो महाभारत है वो संस्कृत में लिखा गया ओरिजिनली, आई थिंक ओरिजिनली है, कंसीडर महाभारत वी हैव कंसीडर इज इन लैंग्वेज। ठीक है, ओरिजिनली वो संस्कृत में लिखा गया, लेकिन यहाँ पे भी एक कैच है, या कह सकते हो आप कुछ भी है, फैक्ट कह सकते हो, डाटा है जो भी हम हमारे पास है। इसमें क्या बताया गया है, जो संस्कृत है यूज्ड इन द महाभारत इज फार सिंपलर देन दैट ऑफ द वेदास और ऑफ द प्रशस्तीज। ठीक है, अब जो संस्कृत है, संस्कृत में भी बताया गया है, जो महाभारत में जो संस्कृत लिखी गई है और जो वेदास और प्रशस्तीज में जो संस्कृत लिखी गई है, उससे
इज फार सिंपलर देन और महाभारत में जो संस्कृत यूज करी गई है वो ज्यादा सिंपलर है, ठीक है। मतलब महाभारत की जो संस्कृत है वो ज्यादा सिंपल है कंपेयर टू दीज वेदास एंड द प्रशस्तिस, बस। एज सच एज इट वाज प्रोबेबली, ऐसा क्यों करा गया? ऐसा इसलिए करा गया होगा कि जो महाभारत है वो एज अ टेक्स्ट ज्यादा लोगों तक पहुंचे, ज्यादा लोग उसे जाने, ठीक है। According to historians usually classify the contents of the present text under two broad headings. हाँ, historians usually classify the contents of the present text under two broad headings. अब जो historians होते थे वो कोई भी टेक्स्ट को पढ़ते थे या कोई भी चीज उसको करते थे तो वो क्या करते थे, उसके टेक्स्ट को दो ब्रॉड हेडिंग्स में क्लासिफाई कर देते थे, ठीक है। अब दो ब्रॉड हेडिंग्स क्या है? एक है नैरेटिव और एक है डायडेक्टिव, ठीक है। एक ये रहा नैरेटिव और एक है डायडेक्टिव। नैरेटिव क्या होता है? नैरेटिव होता है नैरेटिव क्या होता है? सेक्शंस दैट कंटेन प्रिस्क्रिप्शंस अबाउट द सोशल नॉर्म्स, एक मिनट सॉरी, कंटेन स्टोरीज एंड डेजिग्नेटेड। अच्छा, अब कहानी मतलब जो भी टेक्स्ट में कोई भी कहानी है, स्टोरीज है, ठीक है, कोई भी शॉर्ट शॉर्ट स्टोरीज है, तो उसको क्या कहते थे? नैरेटिव कहते थे। जो भी कहानी वाला जो पार्ट है उसको नैरेटिव कहते थे। और उसी जगह कोई भी उस टेक्स्ट में कोई भी सीख दी गई है, कोई नॉलेज दी गई है, ठीक है, कोई प्रिस्क्रिप्शंस दिए हुए हैं, तो उसको क्या कहते हैं? हम डायडेक्टिक कहते हैं, ठीक है। ये रहा डायडेक्टिक रिफर्स टू समथिंग दैट इज मेंट फॉर पर्पस ऑफ इंस्ट्रक्शन। कोई चीज हमको इंस्ट्रक्शन दी जा रही है, कोई हमको आदेश दिया जा रहा है, तो वो क्या होता है? वो डायडेक्टिव होता है, ठीक है। दैट कंटेन्स प्रिस्क्रिप्शंस अबाउट द सोशल नॉर्म्स डेजिग्नेटेड एज अ डायडेक्टिव। अब महाभारत से क्या लेना देना, तो वो देखते हैं। जनरली जो हिस्टोरियंस है वो क्या बताते हैं हमको? एग्री दैट द महाभारत वाज मेंट टू बी ड्रामेटिक मूविंग अ स्टोरी दैट डायडेक्टिव प्रोविजन। अब क्या कहते हैं हिस्टोरियन की जो महाभारत है वो ओरिजिनली मेंट करी गई थी, ओरिजिनली उसको नैरेटिव में बनाया गया था, मतलब सिर्फ कहानी के तौर पे, ठीक है, सिर्फ स्टोरी के तौर पे। लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ क्या हुआ था, जैसा हम जानते हैं जो महाभारत है वो धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा, जो जनरेशन बाय जनरेशन पहले ओरली ट्रांसफर हुई थी वो, इसकी इसकी वजह से धीरे धीरे टाइम के साथ उसमें जो टीचिंग्स है वो सारी की सारी ऐड हुई थी। डायरेक्टली पोर्शंस वर प्रोबेबली एडर लेटर, ठीक है, तो वो बाद में ऐड करी गई थी। अब थोड़ा और नीचे आते हैं। ये वाला जो पार्ट है ना आपका लैंग्वेज एंड कंटेंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो वो आप वो देख लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट डायडेक्टिक सेक्शन, ठीक है, पूरे डायडेक्टिक सेक्शन में पूरा जो आपको पता फिर से वही प्रिस्क्रिप्शन अबाउट द सोशल नॉर्म्स, जो, ठीक है, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या पार्ट है? उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है महाभारत का भगवत गीता। अगर मैं सही पढ़ रहा हूँ तो हाँ, भगवत गीता इज द भगवत गीता। पूरे महाभारत में जो भगवत गीता वाला जो पार्ट है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो आप वो याद रखना, सॉरी। अब आते हैं इंटरेस्टिंग इतिहास, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसी वजह अभी बस हाईलाइटेड क्वेश्चन पढ़ लेना। द टेक्स्ट इज डिस्क्राइब्ड एज एन इतिहास विद इन अर्ली संस्कृत ट्रेडिशन। अब अर्ली संस्कृत ट्रेडिशन में इसको क्या बोला गया? इसको इतिहास बोला गया है। इतिहास का मतलब ही है दस इट इज वॉज, इसी वजह से जर्नली ट्रांसलेट करते हैं इसको एज अ हिस्ट्री, ठीक है, आप वो पढ़ लेना। ऑर्थर्स एंड द डेट, अब महाभारत को लिखा किसने? तो यहाँ पे एक तो हाईलाइट नहीं करा, भूल गया मैं। तो लॉर्ड गणेशा द स्क्राइब अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग जो व्यास है डिक्टेटेड द टेक्स्ट ऑफ द डेटी, दिस इलस्ट्रेटेड फ्रॉम द पर्शियन। मतलब महाभारत के ओरिजिनल किसको माना जाता है? व्यास को माना जाता है, ठीक है, तो आप वो याद रखना, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हाईलाइट नहीं किया मैंने, लेकिन है इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा। हु रोट द टेक्स्ट, अब टेक्स्ट को लिखा किसने, ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है कि आखिरकार जो टेक्स्ट है, जो महाभारत एज टेक्स्ट है, उसको लिखा किसने। तो हम थोड़ा सा रीड करते हैं। द ओरिजिनल स्टोरी वॉज प्रोबेबली कम, अब हो सकता है जो ओरिजिनल स्टोरी है उसको प्रोबेबली कंपोज बाय द चैरियोटर बार्ड्स नोन एज द सूतास हु जर्नली अकर। अब लड़ाई के वक्त क्या होता था कि हो सकता है लड़ाई के वक्त जब लड़ाई करते तो रथ होता था, ठीक है, रथ के आगे जो बैठता था, जो पर्सन बैठता, उसको क्या बोलते हैं? उसको सूता बोलते हैं, उसको चैरियटर बार्ड्स के, उसको बार्ड्स कहते थे, ठीक है। तो हो सकता है उन्होंने, क्योंकि वो जब वॉर में जाते थे तो वो सारे के सारे क्या पूरे वॉर को देखते थे, ठीक है, तो वो हो सकता है उन्होंने वो लिखी थी, ऐसा ये माना जाता है। प्रोबेबली कंपोज बाय द चैरियट बार्ड्स नोन एज द सूतास हु जनरली कंपनीड क्षत्रियास, जो बैटलफील्ड में उनका साथ देते थे, और इन्होंने ही लिखी होगी, ठीक है। सर्कुलेटेड दीज कंपोजिशन बस सर्कुलेटेड, जैसा मैंने बताया स्टार्टिंग में ओरली ट्रांसफर हुई थी जनरेशन टू जनरेशन। देन फ्रॉम द फिफ्थ सेंचुरी में आके ब्राह्मण्स ने इस स्टोरी को टुक ओवर करा और बिगेन टू कमिट टू राइटिंग। फिफ्थ सेंचुरी में ब्राह्मण्स ने इसको लिखना स्टार्ट करा, इससे पहले ये ओरली पास ऑन हो रही थी।
ठीक है। अब यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिया हुआ है। अनदर फ्रेज इन द कंपोजिशन ऑफ टेक्स्ट बिटवीन 200 बीसी और 200 सी के बीच में अनदर फेज आया, ठीक है, कुछ चीजें ऐड करी गई, तो आप वो इसमें रीड कर लेना। दिस इनॉर्बियस कंपोजिशन ट्रेडिशनली एट्रीब्यूटेड टू द सेज व्यास, सॉरी सेज नेम्ड व्यास। ये जो पूरी की पूरी कंपोजिशन, इसको किसको एट्रीब्यूट किया गया है? सेज व्यास को एट्रीब्यूट करा गया है। द सर्च फॉर द कन्वर्जेंस। अब ये भी उतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैंने आपको पार्ट 1 में ज्यादातर जो इंपॉर्टेंट है वो आपको बता दिया, ठीक है। अभी थोड़ी देर में देख लेते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहले इसको इधर पर देख लेते हैं, ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, मैंने आपको बता दिया। महाभारत एपिक में अब क्या होता है, धीरे धीरे जो हमारे वीवी लाल हैं वो रिसर्च करते हैं महाभारत पे, और जो अब ये क्वेश्चन आता है कि है रियल है भी कि नहीं, ठीक है। आई थिंक यही यहाँ पे लिखा हुआ था। द महाभारत लाइक एनी मेजर एपिक कंटेन विविड डिस्क्रिप्शन। महाभारत में भी अलग अलग जो डिस्क्रिप्शन है, जो भी बैटल फील्ड के जो डिस्क्रिप्शन है वो दिए गए हैं, ठीक है। लड़ाइयाँ किस तरीके से हुए, फॉरेस्ट दिए हुए हैं, प्लेसेस दिए हुए हैं, सेटलमेंट्स दिए हुए थे। इसी वजह से जो 1951 1952 में एक आर्कियोलॉजिस्ट है बीबी लाल है, इन्होंने क्या करा था, एक्सोवेटेड करा था एक विलेज को जिसका नाम था हस्तिनापुर, जो कि मेरठ में है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। अभी इन्होंने उत्तर प्रदेश में मेरठ में एक विलेज को ढूंढ निकाला जिसका नाम था हस्तिनापुर। अब क्वेश्चन बनता है कि जो महाभारत में जो हस्तिनापुर है, क्या वो यही हस्तिनापुर है? ठीक है, तो वो आप आगे पढ़ेंगे तो वही सब दिया है। और इनको कुछ चीजें मिली तो इन्होंने अपना सारा जो रिसर्च का काम है वो यहाँ पे हमको बता रखा है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार फिर से बता दूंगा, लेकिन आप रीड कर लेना, क्योंकि बुराई नहीं है ना रीड करने में। ये रहा द्रौपदी। लेकिन हाँ, अगर आप पे टाइम कम है तो आप जो इससे इंपॉर्टेंट है उसको आप पढ़ के जा सकते हैं, आपका मोर देन इनफ है। ये भी नहीं है इतना इंपॉर्टेंट, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अब आ जाता है डायनेमिक टेक्स्ट, चैप्टर का लास्ट पैराग्राफ, ठीक है। अब डायनेमिक टेक्स्ट में फिर जो पूरी स्टोरी है, मैंने आपको वही बार बार क्या बताना, हाँ यही है कि जो डायनेमिक टेक्स्ट है, या देख सकते हैं द ग्रोथ ऑफ द महाभारत डिड नॉट स्टॉप विद द संस्कृत वर्जन। जो महाभारत की ग्रोथ है वो संस्कृत वर्जन से ही स्टॉप नहीं हुई, ये धीरे धीरे और एडवांस, धीरे धीरे इसमें और ज्यादा वेरिएशन आने लगे, और ओवर द सेंचुरीज ये इसके अलग अलग वर्जन को लिखा गया, ठीक है। देखिए ओवर द सेंचुरीज वर्जन ऑफ द एपिक्स वर रिटर्न ऑफ लैंग्वेजेस थ्रू ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ डायलॉग बिटवीन द पीपल। अलग अलग जो कम्युनिटीज के लोग हैं, अलग अलग जो पीपल्स हैं, उन्होंने क्या करा, डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस को लिखना स्टार्ट कर दिया। लेकिन एट द सेम टाइम, इसी टाइम पे, एट द सेम टाइम पे द सेंट्रल स्टोरी ऑफ द एपिक वाज ऑफन रीटोल्ड इन डिफरेंट वेज। अलग अलग तरीके से इसकी जो सेंट्रल स्टोरीज है उसको बताया जाने लगा। एंड एपिसोड वर डिपिक्टेड ऑन द स्कल्पचर, और जो भी इसके एपिसोड है वो अलग अलग, कहीं पे स्कल्पचर पे पेंट किया जाने लगा, कहीं पे इसकी पेंटिंग बनाने लगी, बनाने जाने लगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें, दे आल्सो प्रोवाइडेड थीम्स फॉर अ वाइड रेंज ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, प्लेज, डांस एंड अदर काइंड्स ऑफ नरेशन, ठीक है। मतलब एक महाभारत एक टेक्स्ट ही नहीं है, वो एक टेक्स्ट से बढ़कर, ठीक है। इन शॉर्ट ये एक पैराग्राफ बताता है, ठीक है। तो इसी के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो एक बार हम देख लेते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट जो आपका टॉपिक्स हो सकता है पढ़ने के लिए, ठीक है। तो आपको बता देता हूँ क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बन जाता है। तो पूरा चैप्टर के स्टार्टिंग में चलते हैं, ठीक है। वो फर्स्ट पेज तो थी, एक मिनट, काम नहीं कर रहा है, एक मिनट। ये देखिए, द क्रिटिकल एडिशन ऑफ द महाभारत, ठीक है। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है पूरे चैप्टर में। क्रिटिकल एडिशन, आप इसके बारे में जो इसके अंदर जो वी एस सुक्तांगर है उसके बारे में पढ़ लेना, और उन्होंने पूरी क्या खोज की थी, मतलब जो ऊपर वाला टॉपिक है बस वही उतना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, ठीक है। पूरे मैरिजेस के बारे में, मैरिज के क्या क्या रूल थे, ठीक है, कौन कौन कैसे शादी कर सकता था, आइडिया ऑफ पैट्रिलिनी क्या क्या है, ठीक है, कि मतलब अब बेटे के मतलब फादर के बाद कि किस किस को जो थ्रोन है वो मिलेगा, कैसे मिलेगा, अगर नहीं है बेटा तो किसको मिलेगा। तो ठीक है, वो सारी की सारी चीजें आप इसमें रीड कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। और यहाँ पे द रूल्स ऑफ मैरिजेस, कितने टाइप के मैरिजेस होते हैं, क्या क्या रूल्स होते हैं मैरिज के टाइम पे, ठीक है, फादर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो वो सारी चीजें भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो रेड कलर में ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 1 मार्कर 2 मार्कर के लिए, कि जो धर्म सूत्रास है, धर्म शास्त्रास है, ठीक है, तो वो कब लिखा गया था। गोत्र ऑफ द मूवमेंट, आखिरकार जो गोत्र है वो होता क्या है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और एक मिनट, ये काम कर रहा है, एक मिनट, हाँ।
यहाँ पे वर्दम मदर्स इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो जो सतवाहनास जो अपने पीछे जो अपने जो उनका नाम होता था वो उनके मदर के नाम से डिराइव होता था, ठीक है, तो वो भी एक इम्पोर्टेंट वो है। सोशल कैटेगरीज आप चार वर्णास के बारे में पढ़ लेना, ठीक है, वो चार वर्णास में कौन कौन लोग थे, ब्राह्मण, क्षत्रियास, वैश्य, शूद्रास, इनके क्या क्या ऑक्यूपेशंस है, ठीक है, ये क्या क्या काम करते थे, इनसे कैसा बिहेवियर था, कैसा कैसा डिस्क्रिमिनेशन था, तो उनका जो भी काम था आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब और नीचे चलते हैं। ठीक है भैया। ठीक है, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी नहीं है। इसके बाद बियॉन्ड द फोर वर्णास, इसके अंदर जो चंडाल्स के बारे में पढ़ा हमने, ठीक है, चंडाल से कैसे कैसे जो नोशन ऑफ पोल्यूशन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चंडाल्स के लिए क्या क्या रूल्स थे, उनको क्या क्या करना पड़ता था, ठीक है, तो वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें से ये इंपॉर्टेंट है। और क्या है इंपॉर्टेंट, बियॉन्ड द रिसोर्सेज, जेंडर एक्सेस टू प्रॉपर्टी, ठीक है, ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप वो वरना वाला छोड़ देना, लेकिन आप इसको जेंडर एक्सेस टू प्रॉपर्टी, जेंडर्ड एक्सेस टू प्रॉपर्टी ये आप अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, कि जेंडर में किस किस को प्रॉपर्टी मिलने का राइट था, किस किस को नहीं था। आप वरना वाला छोड़ देना, मतलब वरना में क्या छोड़ना आपको, प्रॉपर्टी वाला छोड़ना है वरना में, वरना के वरना आपको पढ़ना है। ठीक है, और एक मिनट, हाँ ये वाला आप छोड़ देना। और शेयरिंग वेल्थ ये भी छोड़ सकते हो आप। और क्या है, और एक्सप्लेन, ये तो आपको सिर्फ समझने के लिए, ठीक है, अगर आपको 5 मार्क का 5 मार्कर आ जाता है, 8 मार्कर आ जाता है, तो आप उसको अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख सकते हैं कि किस तरीके से ब्राह्मण्स और जो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट और जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट होते थे वो किस तरीके से कॉन्ट्रास्ट करते थे, एक दूसरे के compete करते थे, वो आप लिख सकते हो। हैंडलिंग टेक्स्ट में आप लिख सकते, वैसे 1 से 2 नंबर में अगर आता है तो आ जाता है कि हिस्टोरियंस पूरे टेक्स्ट में क्या देखते हैं, उसको स्टडी करने से पहले क्या क्या चीजें, तो लैंग्वेज हो गया, टेक्स्ट के काइंड हो गया, ऑर्थर हो गया, डेट हो गया, प्लेस हो गया, ये सारी जो चीजें हैं वो हो गया। ठीक है, आप वो पढ़ेंगे तो आपको इसमें मिल जाएगा, ठीक है, कंटेंट हो, देखिए ना, कंटेंट, प्लेस, आई थिंक ये हाईलाइट हो रखा है थोड़ा सा पहले ना, उसको इटैलिक में लिखा हुआ है, अगर आप देखो तो कंटेंट हो गया, प्लेस हो गया, ठीक है, ऑडियंस हो गया, देखिए डेट है, ठीक है, और क्या है यहाँ पे, ठीक है, तो ये ऐसे ना, सॉरी, इटैलिक जो है उसके अंदर ये दिया हुआ है। और लैंग्वेज एंड द कंटेंट, हाँ, नैरेटिव और डायरेक्टिव एक बार आप देख लेना। और बाकी आई थिंक हो गया आपका। ऑर्थर एंड डेट में बस वो 1 मार्कर के लिए व्यास वाला पॉइंट देख लेना। और डायनेमिक टेक्स्ट मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर नंबर 3 जो है ये पूरा कंप्लीट हो गया। अगर आपको ये जो वीडियो है अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए, क्योंकि एग्जाम्स तो आने वाले हैं। और अपने दोस्तों की, अगर आप हेल्प नहीं करेंगे अपने दोस्तों की तो कौन करेगा, ठीक है, तो आप ये वीडियो भी उनको शेयर कर देना ताकि उनकी हेल्प हो जाए। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर देना ताकि आने वाली जो और भी वीडियोस है उनकी नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।